सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा टॉपिक चला हुआ है चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली। बड़ा महत्वपूर्ण है लोकतंत्र में चुनाव का रोल। जब भी चुनाव आते हैं हम एक त्यौहार के रूप में इसको मनाते हैं। सभी लोग अपने मत का प्रयोग करते हैं, अपने पसंद के नेता को चुनते हैं, आगामी भविष्य के लिए 5 साल की योजनाएं बनाते हैं। उसी कड़ी में हमने पढ़ा है अभी तक। अब आ जाता है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण। भारत में आरक्षण कई जनजाति, अनुसूचित जनजातियों या फिर बैकवर्ड क्लासेज या फिर महिलाओं के बारे में भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई हैं। उनके बारे में हम यहाँ पर विस्तारपूर्वक जानेंगे। हमने पहले पढ़ा कि सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली में किसी निर्वाचन क्षेत्र में जिस किसी उम्मीदवार को सबसे अधिक वोट मिल जाते उसे चुना हुआ घोषित कर दिया जाता है। इससे छोटे छोटे सामाजिक समूहों का अहित हो जाता है। यह भारतीय सामाजिक परिवेश में और अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ जाति आधारित भेदभाव का इतिहास रहा है प्राचीन काल से ही। ऐसी सामाजिक व्यवस्था में सर्वाधिक मत से जीत वाली प्रणाली का परिणाम यह होगा कि दबंग सामाजिक समूह, जातियां हर जगह जीत जाएंगी और दलित, उत्पीड़ित सामाजिक समूहों की कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो पाएगा। हमारे संविधान निर्माता इस कठिनाई से वाकिफ थे और ऐसे दलित, उत्पीड़ित सामाजिक समूहों के लिए उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता समझते थे। यानी हमारा संविधान जिनने भी निर्माण किया उसमें ऐसी चीज़ें लिखी कि सबका वो साथ लेकर, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से क्यों न हो, उनके लिए रिजर्व प्रथम निर्वाचित मंडल व्यवस्था में भारत के लिए अभिशाप रही। इसमें देश की अपूर्णीय स्थिति की पृथक निर्वाचन मंडल में हमारी प्रगति को रोक दिया गया। हम मुसलमान राष्ट्र में मिल जाना चाहते हैं। खुदा के वास्ते मुस्लिम समुदाय के लिए किसी प्रकार का आरक्षण पर विचार न करें, तजमुल हुसैन की विचारधारा थी। स्वतंत्रता से पूर्व भी इस विषय पर बहस हुई कि ब्रिटिश सरकार ने पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की थी। इसका अर्थ यह था कि किसी समुदाय के प्रतिनिधि में चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डाल सकेंगे। संविधान सभा में अनेक सदस्यों को इस पर शंका थी। उनका विचार था कि यह व्यवस्था हमारे उद्देश्य को पूरा नहीं करेगी, इसलिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में व्यवस्था को अपनाया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट तो डालेंगे, लेकिन प्रत्याशी केवल उसी समुदाय या सामाजिक वर्ग का होगा जिसके लिए वह सीट आरक्षित है। हम देखते हैं कि हमारे एक क्षेत्र में, हमारे ज़िले में, हमारे हल्के में कितनी सीटें कभी कभी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि चाहे वो एक छोटे से गांव में पंच का चुनाव क्यों न हो या फिर देश के एक MP MLA का चुनाव क्यों न हो, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि बोला जाता है कि ये सीट रिजर्व है, इस पर उसी जाति समुदाय का नुमाइंदा चुना जाएगा। अनेक ऐसे सामाजिक समूह हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में इनकी इतनी संख्या नहीं होती कि वे किसी प्रत्याशी की जीत को प्रभावित कर सके, लेकिन पूरे देश पर नज़र डालेंगे वे अच्छे खासे बड़े समूह के रूप में दिखाई देंगे। उन्हें समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था जरूरी हो जाती है। संविधान अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था करता है। प्रारंभ में यह व्यवस्था 10 वर्ष के लिए की गई थी। प्रारंभ में तो सारी बातों में ही यदि हम आरक्षण की बात करें तो 10 वर्ष के लिए था। आरक्षण की अवधि खत्म होने पर संसद इसे आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकती है। इन दोनों समूहों में आरक्षित सीटों का वही अनुपात है, भारत की जनसंख्या का इनका अनुपात है। लोकसभा की 543 निर्वाचित सीटों में 84 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति 26 जनवरी 2019 की स्थिति के लिए आरक्षित। यहाँ पर जयपाल सिंह के विचारधारा कैसी थी, लेकिन मैं
भारत के आदिवासियों की ओर कुछ कहना चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार के प्रमुख राजनीतिक दलों में हर प्रबुद्ध भारतीय नागरिक को धन्यवाद कि उनके कारण ही हमें अब तक ऐसे अलग थलग करके रखा गया जैसे किसी चिड़ियाघर में रखा जाता है। हम आपके साथ घुलने मिलने को तैयार हैं और इसी कारण हमने व्यवस्थापिकाओं की सीटों पर आरक्षण की मांग पर जोर दिया। हमने प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग नहीं की। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पूरे भारत के सभी विधानसभाओं में 1585 में कुल 24 विधायक आदिवासी थे और केंद्र में एक भी नहीं था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक समुदाय, एक वर्ग ऐसा भी था जो समाज से बिल्कुल अलग थलग कटा हुआ था और उनके बारे में किसी ने सूद नहीं ली। यानी उसकी बात करें हम पूर्वी भारत की आदिवासी जनजातियों के बारे में, कौन से निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित होंगे यह कौन तय करता है, किस आधार पर यह निर्णय लिया जाता है। यह निर्णय एक स्वतंत्र संस्था द्वारा लिया जाता है जिसे प्री शिमेन आयोग कहते हैं। राष्ट्रपति प्री शिमेन आयोग का गठन करते हैं। यह चुनाव आयोग के साथ मिलकर काम करता है। इसका गठन पूरे देश में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा खींचने के उद्देश्य से किया जाता है। प्रत्येक राज्य में आरक्षण के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का एक कोटा होता है। उस राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की संख्या में अनुपात में होता है। परिसीमन के बाद परिसीमन आयोग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या की संरचना देखता है। जिन निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है उसे उनके लिए आरक्षित कर दिया जाता है। अनुसूचित जातियों के सामने परिसीमन आयोग दो बातों पर ध्यान देता है। आयोग उन निर्वाचन क्षेत्रों को चुनता है जिनमें अनुसूचित जातियों का अनुपात ज़्यादा होता है, लेकिन वह इन निर्वाचन क्षेत्रों को राज्य के विभिन्न भागों में फैला भी देता है। ऐसा इसलिए कि अनुसूचित जातियां पूरे देश में बिखराव स्वरूप हैं। अब कभी भी परिसीमन का काम होता है कि वह आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है। संविधान अन्य उपेक्षित या कमजोर वर्गों के लिए इस प्रकार के आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं करता। इधर लोकसभा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण की जोरदार मांग उठी। यह देखते हुए प्रतिनिधित्व संस्थाओं ने कम महिलाएं चुनी जाती है और उसके लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की बात हो रही है। और रही क्या, हो ही गया। ये तो शहरी और ग्रामीण स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। हम स्थानीय सरकार वाले अध्याय में पढ़ेंगे। लोकसभा विधानसभा में ऐसी व्यवस्था करने के लिए संविधान का संशोधन करना पड़ेगा। इसके लिए लोकसभा में कई बार संशोधन प्रस्ताव लाया गया और उसे पारित भी किया गया। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक रहा वो था निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण का क्या प्रावधान है, इसे कौन तय करता है। इस बारे में सुंदर नोट्स आप अपनी नोट्स बुक में लिखेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यहाँ केवल सिलेबस से रिलेटेड नहीं, जीवन में आने योग्य बातें भी हम सीख रहे हैं और सारी ज़िंदगी ये बातें काम आएंगी। आशा है इन चीज़ों को आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद।